हेलो फ्रेंड्स, तो अपने लेक्चर 8 में आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एंजाइम कैटालिस्ट। तो एंजाइम कैटालिस्ट जो हैं ये भी कैटालिस्ट की तरह ही एक्टिविटी या रोल प्ले करते हैं, पर लेकिन ये जो एंजाइम्स हैं ये ऐसे केमिकल सबस्टांसेस हैं जिनको लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं उनके रेट को चेंज करते हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स दैट मीन्स ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हम इनको कहेंगे या बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहेंगे। तो एंजाइम्स ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जिनको लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होती हैं उन बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को चेंज करते हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं केमिकली अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे पास एंजाइम्स हैं ये सारे प्रोटीन्स ही हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमें मिलता है 15,000 टू 10 लाख ग्राम पर मोल की रेंज में। तो लिविंग प्रोसेसेस जितने भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में उसमें एंजाइम्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके बिना जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वो फुलफिल नहीं होते हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें डाइजेशन की तो एक सिंगल मेटल को डाइजेस्ट करने के लिए 50 इयर्स लग जाएंगे अगर हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक एंजाइम्स ना हो। तो अगर एंजाइम्स की एब्सेंस में डाइजेशन देखनी है तो एक सिंगल मेटल को डाइजेस्ट करने के लिए 50 इयर्स लग जाएंगे। और वहीं आपको पता है कि इन्हीं एंजाइम्स की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में जो हम फूड आइटम्स लेते हैं तो वो हम उनको ईजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स इन आवर बॉडी। तो नियरली देखा जाए तो 3000 एंजाइम्स जो हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन अभी हो चुकी है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं इनकी जो सिलेक्टिविटी है, स्पेसिफिसिटी है, उस पर डिपेंड करता है जिससे कि इनके कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनमें भी हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। तो कुछ एग्जांपल्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि फर्स्ट वन है हमारे पास कि नॉर्मली जो ग्लूकोज को जब हम कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेस। इस तरह से नेक्स्ट वन है कि यूरिया की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं टू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम यूरिएस। देन नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं माल्टोस में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डायस्टेस। और इसी तरह से कन्वर्जन ऑफ माल्टोस है, माल्टोस इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेस। देन नेक्स्ट वन है सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस है टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इन्वर्टेस। देन नेक्स्ट वन है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल कि इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से हमें इथेनोइक या जिसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड और वाटर मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ माइकोडर्मा एसिड की प्रेजेंस में। इस तरह से नेक्स्ट वन है यूरिया की डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिएस। और फर्दर अगर हम बात करें हमारे स्टोमक में जो प्रोटीन्स हैं उनकी कन्वर्जन होती है पेप्टाइड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम पेप्सिन। और वहीं अगर हम बात करें इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पैनक्रियास ट्रिप्सिन। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम लैक्टोबैसिल एंजाइम। तो इस तरह से डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करती हैं। तो ये इनके स्पेसिफिक नेचर को हमें बताता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की कि एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हमें मिलती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट वन है कि एंजाइम्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, हाई एफिशिएंसी। तो कैटलिस्ट ये जो एंजाइम्स हैं इनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कि अगर हम
एक रिएक्शन लें जिसको कि अगर हम एंजाइम की एब्सेंस में करते हैं तो रिएक्शन को होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ईयर्स भी लग सकते हैं। तो अगर हम एंजाइम्स का यूज़ करते हैं वहीं रिएक्शन में, तो रिएक्शन का रेट जो है 10⁸ टू 10⁻20 टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो एंजाइम्स हैं हाईली एफिशिएंट होते हैं। इनका जो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल एंजाइम का, वो 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को 1 मिनट में प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है एंजाइम्स की। देन सेकेंड वन है एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज़, कि अगर एंजाइम की हम क्वांटिटी काफ़ी कम भी लें तो इवन स्मॉल क्वांटिटी में भी एंजाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है। कि अगर हम जैसे कि 1 मोल का मिलियंथ पार्ट लेते हैं, 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ ए मोल, तो अगर एंजाइम का 1 मिलियंथ पार्ट भी अगर हम लें उसके मोल का, तो वो रिएक्शन रेट को 10⁻³ टू 10⁻⁶ टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर देता है। देन नेक्स्ट वन है स्पेसिफिसिटी की। तो एंजाइम कैटलिस्ट जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक नेचर को शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में भी आपने देखा कि डिफरेंट रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम का यूज़ होता है। जैसे कि कन्वर्जन अगर हमें करनी है या हाइड्रोलिसिस करनी है कि यूरिया की, तो वहाँ पे यूज़ होगा स्पेसिफिक एंजाइम यूरिएस। इस तरह से माल्टोज की अगर हाइड्रोलिसिस करनी है तो वहाँ पे यूज़ होगा स्पेसिफिक एंजाइम माल्टेज। देन नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक है ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है कि जो एंजाइम कैटलाइज जो रिएक्शंस होती हैं, तो ये जो रिएक्शन है ये हमें मैक्सिमम रेट मिलता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे। तो वो टेम्परेचर जिस पे कि एंजाइमेटिक रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर की आइदर साइड्स पे अगर हम कहें तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जिस तरह से जो एंजाइम कैटलिस्ट है इनकी एक्टिविटी हमें मॉडरेट टेम्परेचर पे ही ज़्यादा मिलती है, विच इज़ 298 टू 310 केल्विन, और जो कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी है 310 केल्विन, जो कि एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस को सूट करता है। वही नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी ऑप्टिमम पीएच। तो इसी तरह से ऑप्टिमम पीएच का मतलब है कि वो पीएच, पर्टिकुलर पीएच वैल्यू जिस पे कि एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस का रेट मैक्सिमम होता है, उस पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच, जिसकी वैल्यू मिलती है हमें 5 to 7। देन नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शंस जो हैं इनको कंट्रोल किया जाता है बाय वेरियस मैकेनिज्म से, या इनकी जो एक्टिविटी होती है उसको भी हम कम कर सकते हैं कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके। द नेक्स्ट वन इज रेगुलेटेड एक्टिविटी। तो जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है उसको हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स। तो कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है एंजाइम्स की उसको इंक्रीज किया जा सकता है कुछ केमिकल सबस्टेंसेस की प्रेजेंस में, जिन्हें हम कहते हैं एक्टिवेटर्स या कोएंजाइम्स। तो ये जो एक्टिवेटर्स होते हैं जनरली ये मेटल आइंस है जो कि एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ एक वीक बॉन्ड को शो करते हैं और उनकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं। और कुछ केसेस में देखा गया है कि इन्हीं एंजाइम्स के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट या विटामिन्स की अगर हम बात करें तो ये विटामिन्स भी अटैच होते हैं उनके साथ, वीक बॉन्ड को डेवलप करते हैं जो कि उनकी फर्दर एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये जो जनरली मेटल आइंस या स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, इन्हीं को कलेक्टिवली हम कहते हैं कोएंजाइम्स या एक्टिवेटर्स। तो कॉमन मेटल आइंस जो यूज़ होते हैं दीज आर जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, पोटेशियम एंड
sodium ions. The next one is influence of inhibitors and poisons. तो ऑर्डिनरी कैटलिस्ट की तरह ही कुछ केसेस में जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं कुछ कंपाउंड्स की प्रेजेंस में, जिन्हें हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स या पॉइजन्स। तो ये जो इनहिबिटर्स हैं या पॉइजन्स होते हैं तो ये एंजाइम्स में जो प्रेजेंट एक्टिव साइट्स होती हैं या एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके साथ इंटरैक्ट करके उनकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, तो जिससे कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर उनकी एक्टिविटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। तो इन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। देन नेक्स्ट वन हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस। तो इसमें 2 स्टेप्स की जैसे कि इन्वॉल्वमेंट होती है। सबसे पहले जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की सरफेस पे जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अटैच होते हैं और उसके बाद ये जो रिएक्शन हमें मिलती है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, ये काफ़ी फास्ट रिएक्शन और रिवर्सिबल भी है। तो यही जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, बनने के बाद जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और सबस्ट्रेट एंजाइम की सरफेस पे ही प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस तरह से जब एंजाइम की सरफेस पे प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एंजाइम। और ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है एंड इट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस तरह से एंजाइम की सरफेस के ऊपर सबसे पहले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म होते हैं प्रोडक्ट में और फिर प्रोडक्ट्स की सेपरेशन हो जाती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एंजाइम। देन फर्दर जो एंजाइम्स हैं इनकी एक्टिविटी को बताया गया है बाय 2 हाइपोथेटिक मॉडल्स, लॉक एंड की मॉडल एंड देन इंड्यूस्ड फिट मॉडल से। तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे लॉक एंड की मॉडल। जैसा कि इसका नाम है कि जैसा कि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर अगर हमारे पास लॉक है तो उस लॉक में एक स्पेसिफिक की जो है वो फिट हो सकती है। तो उसी तरह से जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स भी क्या करते हैं, इसी तरह से एक्टिव साइट्स प्रोवाइड करते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को। तो अब ये डिपेंड करता है एंजाइम्स में जो साइट प्रेजेंट है उसकी शेप्स पे, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो फर्दर फिट होते हैं ऑन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स। तो जिस तरह से आप इस डायग्राम में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि एंजाइम कैटलिस्ट यहाँ पे बताया गया है कि एक लॉक की तरह, उसमें आप देख रहे हैं कि कैविटीज़ प्रेजेंट हैं या एक्टिव साइट्स, और ये आ गया हमारे पास सबस्ट्रेट मीन्स रिएक्टेंट एक की तरह। तो अगर उसकी शेप उसी के अकॉर्डिंग है तो ये जो सबस्ट्रेट है वो फर्दर यहाँ पे इस कैविटी में फिट हो सकता है, इस पे एड्जॉर्ब हो जाएगा और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर उसके बाद इस तरह से अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और फिर प्रोडक्ट की सेपरेशन हो जाएगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एंजाइम। तो इस तरह से जिस तरह से अब कहा गया है कि एक पर्टिकुलर लॉक में की फिट हो सकती है, उसी तरह से एंजाइम में जो एक्टिव साइट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एड्जॉर्ब कर सकता है। तो ये है लॉक एंड की मॉडल। देन नेक्स्ट आता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो उसमें ये कहा गया है कि अब ये जो एंजाइम्स हैं इसमें जो प्रोटीन्स हैं, अब ये प्रोटीन क्या करता है, अपनी शेप में फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है कि जिसके अकॉर्डिंगली जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं वो फर्दर एड्जॉर्ब हो सकता है ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम। कि जैसे कि एक ग्लव्स की हम बात करें, ग्लव्स जिस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी को शो करते हैं कि उसमें हैंड्स को हम फिट कर सकते हैं, कि जिसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है ग्लव, तो फ्लेक्सिबल नेचर होने की वजह से हैंड्स उसमें फिट हो सकते हैं।
तो इसी तरह से कहा गया है कि इनमें भी जो एंजाइम्स में जो साइट्स होती हैं, एक्टिव साइट्स, वो भी उसी ग्लव की तरह फ्लेक्सिबिलिटी को शो करते हैं। तो ये इसके दो हाइपोथेटिकल मॉडल्स हैं, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स। फर्स्ट एप्लीकेशन इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो एंजाइम्स जो हैं इनको इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है कि जैसे ब्रिवेरीज हैं तो इनमें जैसे कि बियर आ गई, वाइन आ गई, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो हम प्रोसेस करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन, तो उसमें एंजाइम्स का ही यूज़ होता है। इस तरह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें कि हम प्रिपेयर करते हैं स्वीट सिरप्स को, तो उसमें भी एंजाइम्स का यूज़ होता है। इस तरह से जब हम मिल्क से चीज़ को प्रिपेयर करते हैं बाय देयर कोगुलेशन, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है एंजाइम्स का। द नेक्स्ट वन इज एंजाइम डेफिशिएंसीज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। तो जब लिविंग बॉडीज़ में एंजाइम्स की डेफिशिएंसीज होती हैं तो डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिजीजेस को ये कॉज करते हैं। जिस तरह से फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी हो तो इससे ये कंजेनिटल डिजीज़ को कॉज करता है, जिसे हम फिनाइल कीटोन यूरिया कहते हैं। इस डिजीज़ को अगर हम बात करें तो ये ब्रेन डैमेज को कॉज करता है, या फिर चिल्ड्रंस में अगर हम बात करें तो ये उनमें रिटार्डेशन क्रिएट करेगा। तो इसको हम पूरा कर सकते हैं, कूप अप कर सकते हैं डाइट के थ्रू, कि अगर हम डाइट में अपनी लो फिनाइल एलानाइन कंटेंट लेते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ट्रायोसिनेस एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी हो तो इससे ये कॉज करता है एक डिजीज़ विच इज़ एल्बिनिज्म। तो इस तरह से जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स को हम अपनी डाइट के थ्रू भी पूरा कर सकते हैं, तो जिससे कि हम इनकी डेफिशिएंसी को हमारी बॉडी में पूरा कर सकते हैं, कूप अप कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन एप्लीकेशन इज क्योरिंग डिजीजेस। तो काफ़ी सारे जो एंजाइम्स हैं वो हार्ट डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ होते हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह से स्ट्रेप्टोकाइनेज है तो ये ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं एंजाइम्स की। थैंक यू।